हम लेके आए हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट के टॉपिक। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनाता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या चीज है तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, और डबल सॉल्ट में क्या फर्क है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। द कंपाउंड विच रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन इक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ऐसा कंपाउंड जो इक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखे उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो अब देखिए किस तरह से, अगर हम इसको इक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें तो हमारे पास यहां पर पोटाशियम आयन आएगा, और ये देखिए ये कोऑर्डिनेट स्फीयर बनेगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर। और ये कोऑर्डिनेट स्फीयर में यहां पर कोई फेरक या फेरस आयन नहीं बना है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम और यहां पर ये 6 लिगेंड्स होते हैं। लेकिन ये जो इक्वस सॉल्यूशन में ये जो आयन बना है इसको स्पेक्टेटर आयन या काउंटर आयन कहते हैं। लेकिन ये आयोनाइज नहीं होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर आयोनाइज नहीं होता है। और ये कोऑर्डिनेट स्फीयर ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। और इस तरह से भी हो सकता है कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो। तो ये याद रखिए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है, और इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये देखिए इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है, जिसमें कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एनक्लोज्ड हो। ऐसे ब्रैकेट जिसमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एनक्लोज हो कोऑर्डिनेट स्फीयर। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटायनिक भी होता है, एनायनिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, और ये इक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। जबकि अगर हमारे पास डबल सॉल्ट हो, while double salt cannot retain its identity in aqueous solution, डबल सॉल्ट इक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख सकता है, को बैठते हैं। पर फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटासियम अलम, जिसमें आपके पास होता है पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24H2O। तो ये क्या होगा, इक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद ये पोटाशियम आयन देगा, इस तरह से एल्यूमिनियम आयन देगा और 4 सल्फेट आयन देंगे। तो ये देखें, ये अपने आइडेंटिटी को इसने बरकरार नहीं रखा। और ये H2O ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये खुद वाटर है, ये आयोनाइज नहीं हो सकता है। आयनिक कंपाउंड यहाँ आयोनाइज हो सकते हैं। तो डबल सॉल्ट इक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लॉस करता है, नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। जबकि कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्फीयर ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और कैटायनिक भी हो सकता है। ये पानी में जो है आयोनाइजेबल नहीं होता है। दूसरा, हाउ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये याद रखिए कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो सेंट्रल मेटल आयन होता है एंड नंबर ऑफ लिगेंड कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। किस तरह से बना सकता है, देखिए यहां मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि सपोज ये आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है
और यहाँ आपके पास एक लिगेंड आता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, यहाँ से लिगेंड आता है और यहाँ से लिगेंड। तो लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पर बन सकता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और इनके दरमियान यहाँ जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये जो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसकी कॉम्बिनेशन जब लिगेंड के साथ होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है लिगेंड, जबकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब हमारे पास क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वो एक्ट करता है एज अ लीविस एसिड, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और ये क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है। अभी मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद आपको समझ आएगी। तो ये पोस्टुलेट है। दूसरा, अब देखें सेंट्रल मेटल एटम या आयन या ट्रांजिशन एलिमेंट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं इन द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड। जब ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होता है, उस दौरान यहां पर डी के सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। और फिर क्या होता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सेप्ट करता है। तो अब लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्ट एज अ लीविस बेस, या फिर उसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन in the d orbital of the central metal atom of transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके d ऑर्बिटल को स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर अप करता है और वो डायामैग्नेटिज्म शो करता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास वीक लिगेंड हो, वो नॉट पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता है, और जब नहीं कर सकता है डी ऑर्बिटल में ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, वो रिस्पांसिबल होता है पैरामैग्नेटिज्म के लिए, और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह से आपके पास जो लिगेंड होते हैं इन विच हैलोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर, अगर हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर हो, ये याद रखिए, आपके पास हैलोजन हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर हो, ऐसे लिगेंड जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे लिगेंड्स को हम जो है वीक लिगेंड्स कहते हैं। जिस तरह के फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, हाइड्रोक्साइड है, और ये आपके पास HCN नेगेटिव है। लेकिन अगर इसमें आपके पास कार्बन डोनर हो, ये देखिए, या फिर नाइट्रोजन डोनर हो, अमोनिया, ये देखिए नाइट्रोजन डोनर हो, तो फिर ऐसे लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है। याद रखिए, शेप ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से
आप किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के शेप को बता सकते हो। तो हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे, और हम एग्जाम्पल पेश करते हैं ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, d2 होता है, या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आइए उसके लिए एग्जाम्पल पेश करते हैं आपके सामने। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके पास ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल हम पेश करते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल है जिसमें आपके पास लिगेंड जो होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं, 6 इन नंबर होते हैं, 6 इन नंबर होते हैं। ये याद रखिए, आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको नहीं कहते हैं कि जितने लिगेंड होते हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, जितना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जितना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बनाता है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो d2sp3 है। तो इसका जो शेप होता है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल होगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये नंबर ऑफ लिगेंड है और ये लिगेंड के मुख्तलिफ किस्में हैं, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, हेक्सावेलेंट, पॉलीवेलेंट वगैरह वगैरह। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और यहाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो सबसे पहले एज अ होल इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पे जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इस पे +3 चार्ज है। अमोनिया 6 इन नंबर है, लेकिन अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 के बराबर है, तो ये इसके साथ खत्म। तो कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3, और कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्टेट में आपके पास 3d7 और 4s2 आता है आखिर में, लेकिन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक फॉर्म में यहाँ पर आपके पास 3d6 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, एक यहाँ से, तो +3 चार्ज आता है। अब इसके डी में आपके पास देखिए, डी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और S जो है वो एम्प्टी है, P जो है वो एम्प्टी है। अब होगा क्या कि कोबाल्ट के पास, ये आपके पास कोबाल्ट है, इसके पास स्ट्रांग लिगेंड आ जाते हैं। अमोनिया स्ट्रांग लिगेंड है, और क्यों स्ट्रांग लिगेंड है, देखिए मैंने बताया था, जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो या कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, तो वो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, जिस तरह के हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो और सल्फर हो, तो वो वीक लिगेंड कहलाता है। तो अब होगा क्या कि ये 6 लिगेंड जो है वो इस सेंट्रल मेटल एटम के पास आ जाते हैं, यानी इस ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कैटायनिक फॉर्म में है, इसके पास आ जाते हैं। तो जब इसके पास आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये जो d ऑर्बिट है, ये 2d ऑर्बिट, ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, d2, यानी इसमें d के 2 ऑर्बिटल एम्प्टी है और एक s एम्प्टी है और p के 3 एम्प्टी है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। अब यहाँ पर एक लिगेंड अमोनिया यहाँ आएगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसका नाम है, याद रखिए इसका नाम क्या है, d2sp3। एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर
बनाएगा। इसी तरह से आपके पास अमोनिया यहाँ आता है, स्ट्रांग लिगेंड है, एक अमोनिया यहाँ पर आ जाता है, स्ट्रांग लिगेंड है, यहाँ पर अमोनिया आ जाता है, स्ट्रांग लिगेंड है। अब अमोनिया ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया? कोबाल्ट को। कोबाल्ट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। कहां पर है? सेंट्रल मेटल एटम के है, ऑक्टाहेड्रल शेप में है। तो इसने ये जो स्ट्रांग लिगेंड है, इसने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप किया। अब जब इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप किया तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहां पर भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। तो अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो ये सब्सटेंस, ये वाला कंपाउंड, ये डायमैग्नेटिक है और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसको यूं एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। वो हाइब्रिडाइजेशन ये देखिए, कोबाल्ट +3। अब ये आपके पास एक D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ अमोनिया आता है NH3। ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो अब देखिए कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। कोबाल्ट ने कितने बनाए हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन कितना, कौन सा हो गया? D2sp3। अब देखिए यहाँ पर एक अमोनिया यहाँ पर, तो अब देखिए ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल शेप। ये देखिए इसका ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाता है। तो ये आपके पास क्या है? ये कॉम्प्लेक्स, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड है, मैंने बताया जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, वो स्ट्रांग लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है, वो डायमैग्नेटिक है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जबकि दूसरे साइड पे अगर हम आते हैं तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इस और इसमें ये फर्क है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड है, लेकिन इसमें हेलोजन है और हेलोजन में ये फ्लोरीन है और फ्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। जिसमें फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन और सल्फर हो, वो वीक लिगेंड कहलाता है। तो अब देखिए जो एटॉमिक फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट कोबाल्ट पाया जाता है, उसके वैलेंस शेल में यहाँ पर आप देखिए 3d7 4s2। लेकिन अगर ये केटायनिक फॉर्म में हो तो यहाँ पर 3d6 4s की 0, 4p की 0, 4d की 0। लेकिन देखिए यहाँ पर आपके पास कोबाल्ट 3 है और फ्लोरीन जो है ये आपके पास वीक लिगेंड है। तो जब वीक लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा? ये आउटर डी, ये इनर डी है, 3d है, ये 4d, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो s की 1, p की 3 और d की 2, यानी यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह से है, लेकिन इसमें जो है आउटर डी शामिल है और इसमें जो है इनर डी शामिल है। यहाँ पर D2sp3 है और यहाँ पर sp3d2 है, तो दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं किया फ्लोरीन ने, क्योंकि फ्लोरीन वीक लिगेंड है। अब जब पेयर नहीं किया तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2, यहाँ पर sp3d2, यहाँ पर sp3d2, यहाँ पर भी sp3d2, यहाँ पर sp3d2, sp3d2। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता है, ये
ऑर्बिटल होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके जो ऑर्बिटल है ये पेयर्ड अप नहीं हो गए हैं, तो ये अनपेयर रह गए, लिहाजा ये कॉम्प्लेक्स जो है ये पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर सकता है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब हम जाते हैं आगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ लिया। इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, 5 भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, 6 भी होता है, 5 भी होता है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड form central metal atom or transition element with ligand in a coordinate complex। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम जितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर ये 4 है और तो ये याद रखिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। गौर से देखें यहाँ पर जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो 4 है, क्योंकि एक s है और p के 3 तो 4 है। यहाँ पर d के 1, s के 1 और p के 2 तो यहाँ पर भी 4 है। लेकिन ये याद रखिए यहाँ पर ये जो लिगेंड है, यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये आपके पास वीक लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करता है। ये s और p के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, किसके? निकल के। तो जब हाइब्रिडाइज होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये इस वीक लिगेंड की वजह से है। यहाँ पर भी वो निकल है और यहाँ पर भी निकल है, लेकिन यहाँ स्ट्रांग लिगेंड है, क्योंकि मैंने कहा था कि जहाँ कार्बन हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर हो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं। और स्ट्रांग लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पेयर अप करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है तो d का एक d एम्प्टी ऑर्बिटल 3d का, ये देखिए 3d का एक एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाता है, s का एक एम्प्टी ऑर्बिटल, p के 2 एम्प्टी ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं और ये आपके पास स्ट्रांग लिगेंड की वजह से होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है टेट्राहेड्रल, यहाँ पर dsp2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए शेप ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड की वजह से होता है। अगर वीक लिगेंड है तो यहाँ पर d इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर जो 3d है सारे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, लेकिन यहाँ देखे sp3d है, यहाँ पर भी sp3d है, तो यहाँ आपके पास याद रखिए ये वीक लिगेंड है, जबकि ये जो आपके पास है ये स्ट्रांग लिगेंड है, कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये स्ट्रांग लिगेंड है। तो स्ट्रांग लिगेंड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर करते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं तो ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते हैं, ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह से जो अमोनिया है, अभी हमने एग्जांपल में बताया, जिसमें अमोनिया है ये स्ट्रांग लिगेंड है और फ्लोरीन जो है ये वीक लिगेंड है। देखिए दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और दोनों में हाइब्रिड
हाइब्रिडाइजेशन जो है, देखिए यहाँ dsp3 है, यानी इसमें 3d के empty ऑर्बिटल 2 है, s1 है, pk3। लेकिन फ्लोरीन की वजह से इसमें 3d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है। और यहाँ d2, यहाँ पर d जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 ऑर्बिटल वो एम्प्टी है, तो s p और d2, s के एम्प्टी 1, p के एम्प्टी 3 और d के 2, ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, तो sp3d2 ये फ्लोरीन वीक लिगेंड की वजह से है, तो ये आपके पास पैरा मैग्नेटिक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर अमोनिया जो है वो स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और डायमैग्नेटिक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।